हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रैक केमिस्ट्री। आज हम सभी लोग क्लास 10 के एक चैप्टर को पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज के सेशन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पार्ट थर्ड में हम नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स के विषय में जानकारी मिलती रहे। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो अब हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक नॉन मेटल्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि नॉन मेटल्स होती क्या है। नॉन मेटल वो एलिमेंट है जिसके एटम्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स लेकर नेगेटिव आयन बनाना, और इन्हीं नेगेटिव आयंस को हम एनायंस बोलते हैं। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स आखिर गेन करते क्यों हैं। हमने अपने पिछले वीडियोस में पढ़ा है कि मेटल्स की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की होती है। इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के बाद मेटल एटम्स पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। इसी तरह से नॉन मेटल्स की टेंडेंसी होती है कि उनके एटम्स इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं और नेगेटिव आयंस बनाते हैं। नेगेटिव आयंस को हम एनायंस बोलते हैं। मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स लूज करती हैं और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स गेन करती हैं। ये लेन देन इसलिए होता है जिससे कि वो अपने पास वाली नोबल गैस की तरह स्टेबल हो जाए। आप जानते होंगे कि नोबल गैसेस के स्टेबल होने का रीजन ही है कि उनके आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट होती है। हीलियम को अगर हम छोड़ दें, जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसकी आउटरमोस्ट शेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और फर्स्ट शेल की कैपेसिटी ही होती है कि ये केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर पाती है। हीलियम के अलावा जितनी भी नोबल गैसेस होती हैं उनके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सारे एटम्स की टेंडेंसी यही होती है कि वो अपनी नियरेस्ट नोबल गैस की तरह स्टेबल हो जाएं। तो नॉन मेटल्स अपने नियरेस्ट नोबल गैस की तरह स्टेबल इलेक्ट्रॉन्स ले करके होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एटम दिया हुआ है इसकी पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और थर्ड शेल में केवल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये एटम क्लोरीन एटम है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है। इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो ये अपनी नियरेस्ट नोबल गैस जो कि आर्गन है उसकी तरह स्टेबल हो जाएगा। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि क्लोरीन एटम आर्गन की तरह स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, जिससे कि इस पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और जो आयन बनेगा उस पर एक नेगेटिव चार्ज होगा, जिस आयन को हम क्लोराइड आयन बोलते हैं। हमेशा आपको याद रखना है कि नॉन मेटल जितने भी इलेक्ट्रॉन्स ले रही हैं उतना ही उन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे क्लोरीन एटम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उस पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नॉन मेटल्स मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती हैं। नॉन मेटल्स जब मेटल्स के साथ कंबाइन होती हैं तो जो बॉन्ड बनता है इसको हम आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। आयोनिक बॉन्ड मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बनता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स देने की। मेटल्स जब इलेक्ट्रॉन्स लूज करती हैं तो पॉजिटिव चार्ज आयन बनता है जिसको हम कैटायन बोलते हैं। और नॉन मेटल्स जब इलेक्ट्रॉन्स गेन करती हैं तो नेगेटिव चार्ज आयन बनता है जिसको हम एनायंस बोलते हैं। इन पॉजिटिव चार्ज आयन और नेगेटिव चार्ज आयंस या हम कह सकते हैं कैटायंस और एनायंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट करने लगते हैं और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन कैटायंस और एनायंस को आपस में बांध कर रखते हैं। और ये जो बॉन्ड बनता है इस बॉन्ड को हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है कि बॉन्ड वो फोर्स है जो किसी मॉलिक्यूल में दो या दो से ज्यादा एटम्स को आपस में बांध कर रखता है। तो नॉन मेटल्स जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करती हैं तो जो बॉन्ड बनता है इसको हम बोलते हैं आयोनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब हम बात करते हैं कि नॉन मेटल्स के साथ किस तरह से रिएक्ट करती हैं। नॉन मेटल्स जब नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करती हैं तो जो बॉन्ड बनता है इसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ आप देख सकते हैं कि दिया हुआ मॉलिक्यूल अमोनिया है जिसमें सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब हाइड्रोजन एक और इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो यह हीलियम की तरह स्टेबल हो जाता है और नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको स्टेबल होने के लिए 3 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग कर रहे हैं।
साझेदारी कर रहे हैं। हम देख सकते हैं कि नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना रही है। जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है तो सिंगल बॉन्ड बनता है। आगे हम देखेंगे कि जब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होते हैं तो डबल बॉन्ड बनता है। इसी तरह से अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। इस अमोनिया मॉलिक्यूल को हम बॉन्ड की हेल्प से इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं नाइट्रोजन, इस वाले हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ, हमने एक सिंगल बॉन्ड बना दिया। इसी तरह से बाकी दोनों हाइड्रोजन के साथ भी एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ, तो यहाँ पर 3 कोवेलेंट बॉन्ड बन गए और एक जो इलेक्ट्रॉन पेयर था वो अनशेयर था। इसको हम अनशेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। तो हमारा कंक्लूजन हो गया कि नॉन मेटल्स जब मेटल्स के साथ कंबाइन करती हैं तो आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है, और जब नॉन मेटल्स दूसरी नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन करती हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। तो जैसा कि हमने देखा, नॉन मेटल्स की टेंडेंसी होती है कि इनके एटम्स इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव चार्ज आयन बनाते हैं। हमने ये भी देखा कि नॉन मेटल्स के एटम इलेक्ट्रॉन्स गेन इसलिए करते हैं जिससे कि वो अपनी नियरेस्ट नोबल गैस की तरह स्टेबल हो जाएं। अगर हम यहाँ पर दिए हुए एटम को देखें तो हम देख सकते हैं कि इसकी फर्स्ट शेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यह एटम ऑक्सीजन एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 8 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 है। ये ऑक्सीजन एटम स्टेबल नहीं है। अपने नियरेस्ट नोबल गैस जो कि नियॉन है उसकी तरह स्टेबल होने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। तो जब ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो जो आयन बनेगा उसके पास 2 नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे और इस आयन को हम बोलते हैं ऑक्साइड आयन, O2 नेगेटिव चार्जेस। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके अपने नियरेस्ट नोबल गैस जो कि नियॉन है उसकी तरह स्टेबल हो गया। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया से मतलब है कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। टोटल 18 नॉन मेटल्स हैं जो कि यहाँ पर आपको शो की गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये 18 नॉन मेटल्स हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन कुछ नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम देखेंगे अकरेंस ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होती हैं। ऑक्सीजन मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल है जो कि अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा फास्फोरस और सल्फर भी अर्थ क्रस्ट में कंसिडरेबल अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं। तो ये तो बात हो गई अर्थ क्रस्ट में नॉन मेटल्स की प्रेजेंस की। अर्थ क्रस्ट के अलावा नॉन मेटल्स एयर का भी मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होती हैं। एयर का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट नाइट्रोजन होता है जिसका परसेंटेज होता है 78%। इसके बाद सेकंड मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है ऑक्सीजन जिसका परसेंटेज है 20%। अर्थ क्रस्ट और एयर के अलावा नॉन मेटल्स ओशन का भी मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर के फॉर्म में ओशंस का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा क्लोरीन क्लोराइड के फॉर्म में ओशन का एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है। इन सब के अलावा नॉन मेटल्स कंबाइंड फॉर्म में विटामिन्स, प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और एंजाइम्स का एक मेजर पार्ट होती है। अब हम बात करेंगे नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की। एक जनरल स्टेटमेंट अगर हम देना चाहें तो हम कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज से यूजुअली अपोजिट होती हैं। अब हम नॉन मेटल्स की कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज देखने जा रहे हैं। सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि 18 नॉन मेटल्स हैं। इन 18 नॉन मेटल्स में केवल एक नॉन मेटल जो कि ब्रोमीन होती है वो पाई जाती है लिक्विड स्टेट में। तो ये आप देख सकते हैं ब्रोमीन ब्रोमीन पाई जाती है लिक्विड स्टेट में। 6 नॉन मेटल्स सॉलिड स्टेट में मिलती हैं और 11 नॉन मेटल्स गैसियस स्टेट में मिलती हैं। दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जनरली नॉन मेटल्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स मेटल के कंपैरिजन में काफी कम होते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के कम होने का कारण यह है कि इनके एटम्स की पैकिंग रिजिड नहीं होती है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के कम होने का कारण है कि इनके एटम्स की जो पैकिंग है वो रिजिड नहीं होती है, लेस कॉम्पैक्ट होती है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है हार्डनेस। नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होती हैं। नॉन मेटल्स के सॉफ्ट होने का कारण वही है कि इनके एटम्स के बीच की जो पैकिंग है वो रिजिड नहीं होती है, लेस कॉम्पैक्ट पैकिंग होती है। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है।
डायमंड जो कि कार्बन का ही एक एलोट्रॉप होता है। कार्बन हम सभी लोग जानते हैं एक नॉन मेटल होती है, तो डायमंड हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है लश्यर। लश्यर जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, लश्यर का मतलब होता है शाइन। हमने मेटल्स के केस में देखा था, मेटल्स हैव लश्यर। मेटल्स की सरफेस शाइनी होती है, उनकी सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, लेकिन नॉन मेटल्स नॉन लश्यरस होती है। नॉन मेटल्स की सरफेस शाइनी नहीं होती है। मेटल्स के केस में हमने देखा था कि मेटल्स की सरफेस शाइनी होती है। यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि ग्रेफाइट जो कि कार्बन का एक एलोट्रॉप है, और आयोडीन, ये नॉन मेटल होते हुए भी इनमें मेटेलिक लश्यर होती है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। नॉन मेटल्स डक्टाइल नहीं होती हैं। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा हुआ है, डक्टिलिटी से हमारा मतलब है वो टेंडेंसी जिसके द्वारा किसी सब्सटेंस को पतले पतले तारों में खींचा जा सके। आपने देखा था कि मेटल्स डक्टाइल होती हैं, लेकिन नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल होती हैं, इनको हम तारों में खींच नहीं सकते हैं। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है मैलिएबिलिटी। नॉन मेटल्स मैलिएबल भी नहीं होती हैं। मैलिएबिलिटी से हमारा मतलब होता है कि हम किसी सब्सटेंस को हैमर से चोट कर करके उसको पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकें। हमने अपने पिछले वीडियोस में देखा है कि मेटल्स मैलिएबल होती हैं, लेकिन नॉन मेटल्स नॉन मैलिएबल होती हैं। इनफैक्ट ये ब्रिटल होती हैं कि जब आप इनको हैमर से चोट करेंगे तो ये टूट जाएंगी। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी। नॉन मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के ही बैड कंडक्टर्स होते हैं। हमने अपने पिछले वीडियोस में देखा है कि मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों की ही अच्छी कंडक्टर होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा है कि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों की ही बहुत अच्छी कंडक्टर होती हैं। लेकिन नॉन मेटल्स में जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसी वजह से वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों की ही बैड कंडक्टर्स होती हैं। यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट जो कि कार्बन का एक एलोट्रॉप है। हम सभी लोग जानते हैं कि कार्बन एक नॉन मेटल होती है, लेकिन ग्रेफाइट जो कि कार्बन का ही एक एलोट्रॉप है, एक बहुत अच्छा कंडक्टर है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है सोनोरिटी। नॉन मेटल्स नॉन सोनरस होती हैं। नॉन सोनरस से मतलब है कि जब हम नॉन मेटल्स को किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से स्ट्रक करेंगे, वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगी। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है स्ट्रेंथ। नॉन मेटल्स उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं जितनी कि मेटल्स होती हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि मेटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। मेटल्स के स्ट्रॉन्ग होने का रीजन था कि उनका नेचर इलास्टिक होता है। इलास्टिक होने से हमारा मतलब था दे कैन विदस्टैंड हाई प्रेशर विदाउट ब्रेकिंग। वो बहुत ज्यादा प्रेशर सह सकती थी, बेयर कर सकती थी बिना टूटे हुए। लेकिन मेटल्स के कंपैरिजन में नॉन मेटल्स उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है डेंसिटी। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि मेटल्स की डेंसिटी बहुत हाई होती है, लेकिन नॉन मेटल्स की डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी से हमारा मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर एटम्स जितने ज्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे, जितनी कॉम्पैक्ट पैकिंग होगी, जितने पास पास एटम्स होंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम उतना ज्यादा होगा और डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि नॉन मेटल्स के केस में एटम्स उतने क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं, पैकिंग इतनी कॉम्पैक्ट नहीं होती है, इस वजह से नॉन मेटल्स की डेंसिटीज भी कम होती है। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं नाइट्रोजन की डेंसिटी केवल 1.25 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है, और ऑक्सीजन की डेंसिटी केवल 1.32 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है कलर। नॉन मेटल्स डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करती हैं। सल्फर का कलर होता है येलो। फास्फोरस 3 कलर्स में अवेलेबल होती है, जो है रेड, व्हाइट और ब्लैक। ग्रेफाइट का कलर होता है ब्लैक, और क्लोरीन का कलर होता है येलोइश ग्रीन। अब लास्ट में हम देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसका नाम है एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी है क्या? कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि एक ही तरह के एटम से मिलकर बने होते हैं, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट होती हैं। हाँ, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होने का रीजन क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होने का रीजन है कि इन सब्सटेंसेस में एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट है। तो हम कह सकते हैं कि एलोट्रॉप्स वो सब्सटेंसेस हैं जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बने हैं, लेकिन इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट होती हैं,
चूंकि इनमें एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट है, लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। तो हमने देखा कि एलोट्रॉप्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर मेड अप ऑफ सिमिलर एटम्स, और हमने ये भी देखा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलोट्रॉप्स आर डिफरेंट। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट इसलिए हैं क्योंकि इनमें अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट है। साथ ही साथ हमने देखा कि एलोट्रॉप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ग्रेफाइट भी कार्बन से मिलकर बना है, डायमंड भी कार्बन से मिलकर बना है, लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि ग्रेफाइट एक सॉफ्ट सब्सटेंस है, ये लुब्रिकेंट की तरह यूज होता है, मशीन्स में इसको यूज करते हैं लुब्रिकेंट की तरह। और डायमंड हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, बहुत हार्ड सब्सटेंस है। ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो हमने देखा कि ग्रेफाइट और डायमंड दोनों ही सेम एलिमेंट से बने हैं, वो एलिमेंट है कार्बन, लेकिन सेम एलिमेंट से बनने के बावजूद इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट है, केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी सेम है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। Thank you so much for watching this video. I hope each and every point is clear to you. Please subscribe my channel and like and share this video. Thank you so much. Have a nice day.